जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 15 जून 2021 है और आज के न्यूज़ के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि आखिर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को कैसे पढ़ा जाए। देखो, कई सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है, कई सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर पेपर डेली एनालिसिस किया जाए। मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है कि मैं प्रत्येक दिन पेपर का एनालिसिस कर सकूँ। कोशिश मैं कर सकता हूँ कि वीकली ज़रूर एनालिसिस किया जाए, वीक में एक दिन आपके लिए एनालिसिस किया जाए। देखो, जापान की एक प्रसिद्ध कहावत है कि किसी को मछली देने से अच्छा है कि मछली पकड़ना सिखा दिया जाए। तो मेरी कोशिश हमेशा से यही रही है यहाँ पे कि दैनिक जागरण को कैसे पढ़ा जाए ये आपको सिखा दिया जाए, ताकि आप सेल्फ रिलायंट हो सके, आत्मनिर्भर हो सके, आप खुद समझ सकें कि दैनिक जागरण को किस तरह से पढ़ना चाहिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से उसे किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, किस तरह से नोट बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो इस पेपर में बेसिकली आज के दिन हम यही डिस्कस करेंगे न्यूज़ के माध्यम से कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आप कैसे पढ़ें और आप लोग भी इस बात को समझें कि दैनिक जागरण को कैसे पढ़ना चाहिए। एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर हो जाएगी तो फिर आपको पेपर समझने में दिक्कत नहीं होगा। खास करके हिंदी माध्यम के लोगों का ये परेशानी होती है कि उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि पेपर को कैसे पढ़ा जाए। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि यहाँ से पेपर को कैसे प्रत्येक दिन आप पढ़ सकते हैं। देखो, फर्स्ट पेज पे जो न्यूज़ है, सबसे पहला तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये भी आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, किसको पढ़ना चाहिए और किसको छोड़ना चाहिए। ये भी आपको समय के साथ आएगा और सिलेबस जैसे आप देखोगे, सिलेबस के साथ ये चीज़ें आपको पता चलेगी और धीरे धीरे पेपर पढ़ने से आपको ये चीज़ें का अनुमान होना शुरू हो जाएगा कि ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो देखो, यहाँ पे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव और मेंस पर्सपेक्टिव दोनों से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि महंगाई अभी लगातार बढ़ रही है कोरोना के समय में, और यहाँ पे दिख रहा है कि खाद और तेल की महंगाई जो है 30% के आसपास बढ़ चुकी है। मांस मछली की महंगाई भी बढ़ी है, अन्य चीज़ों की महंगाई बढ़ी है। थोक मूल्य सूचकांक, थोक महंगाई जो है 12.94% बढ़ा है। और यहीं पे एक डाटा दिया हुआ आपको, यहाँ पे देखो दिया हुआ, खुदरा महंगाई जो है 6.30 बढ़ा है। तो थोड़ा सा हम डाटा चेक करते हैं कि आखिर खुदरा महंगाई क्या होता है और थोक महंगाई क्या होता है। तो खुदरा महंगाई जो होता है, यानी उसको कहा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। महंगाई दो आधार पर नापा जाता है, एक WPI के आधार पर नापा जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर मापा जाता है, जिसे कहा जाता है थोक महंगाई दर, और दूसरा नापा जाता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई नापा जाता है। अब देखो, CPI बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI, एक होते हैं कृषि मजदूरों के लिए CPI, एक होता है ग्रामीण मजदूर के लिए CPI, और एक होता है CPI संयुक्त रूप से ग्रामीण और शहरों के लिए। अब इसमें जो प्रथम 3 हैं, यानी औद्योगिक श्रमिक, कृषि मजदूर और ग्रामीण मजदूर के लिए जो CPI है, ये लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा, लेबर ब्यूरो के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। और जो चौथा प्रकार का CPI है, जो साधारण लोगों से जुड़ा हुआ है, वो प्रकाशित किया जाता है CSO के द्वारा, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा बेसिकली CPI को प्रकाशित किया जाता है। अब CPI का जो आधार वर्ष है 2011-12 है। CPI को, महंगाई को किस तरह से नियंत्रित किया जाए, इसके लिए RBI ने एक कमेटी बनाया था, और ख़ास करके उस समय में रघुपति राजन RBI के गवर्नर थे, और उन्होंने उर्जित पटेल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया था। इस कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन देते हुए कहा था कि जो CPI है, महंगाई जो है वो 4% होना चाहिए CPI के आधार पर। अगर 4% महंगाई हो तो सबसे अच्छा है। इससे 2% अधिक हो सकता है और इससे 2% कम हो सकता है, यानी महंगाई जो है वेरी करना चाहिए 2% से 6% के बीच में। 6% से अधिक महंगाई भी बहुत ख़राब है और 2% से कम महंगाई भी बहुत ख़राब है। यानी CPI दर जो है 6% से अधिक हो तो वो भी काफ़ी ख़राब है, और CPI की दर 2% से कम हो वो भी ख़राब कंडीशन है, ऐसा उर्जित पटेल समिति ने कहा था। अब देखो, इस बात को अगर आप यहाँ से देखोगे तो खुदरा महंगाई की दर जो है अभी बढ़ गई है 6.30%, जो RBI की तरफ से अधिकतम सीमा जो है 6% था, जो उर्जित पटेल समिति ने कहा था, उस सीमा से अधिक बढ़ चुका है। यानी देश में महंगाई जो है, खुदरा महंगाई भी अधिक हो चुका है।
अब देखो इसी तरह से आप चलो WPI के आधार पे, तो WPI जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, इससे जो प्रकाशित किया जाता है, वन डे एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है नॉर्मली, CPI कौन प्रकाशित करता है और WPI कौन प्रकाशित करता है। तो WPI जो प्रकाशित करता है वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आर्थिक सलाहकार, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के ऑफिस के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें घरेलू बाजार में थोक बिक्री के पहले बिंदु पे किए जाने वाले सभी लेन देन शामिल होते हैं। इस सूचकांक की आलोचना यही की जाती है कि इसमें आम जनता थोक मूल्य पे उत्पादन नहीं खरीदती, यानी आपको मास लेवल पे सामान नहीं खरीदना, थोक आधार पे सामान नहीं खरीदना जो आम कंज्यूमर खरीदते हैं। 2017 में अखिल भारतीय WPI के लिए आधार वर्ष 2004-05 से हटा करके 2011-12 कर दिया गया। तो 2011-12 आधार वर्ष है CPI का और WPI का, दोनों को याद रखना। और पहले जो है WPI के आधार में हमारे देश में महंगाई को मापा जाता है, आज WPI के आधार पर नहीं मापा जाता है। अप्रैल 2014 से वर्तमान तक हमारे देश में CPI के आधार पर महंगाई को मापा जाता है। तो ये सब बेसिक जानकारी है जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, और उर्जित पटेल समिति के बारे में भी आपकी जानकारी आपको होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ अगर आप देखोगे तो काफ़ी पॉलिटिकल न्यूज़ लगेगा। लोजपा संसदीय दल के नेता बने पारस। लोजपा में टोटल 6 MP हैं, और 6 MP में एक MP जो है लोजपा सुप्रीमो जो थे रामविलास पासवान जी थे, उनके बेटा चिराग पासवान है जो अभी लोजपा के अध्यक्ष हैं, और 5 MP अलग हैं जिसमें इनके चाचा भी हैं। तो ये पांचों ने मिलकर एक अलग से जो है हमारे देश के जो लोकसभा अध्यक्ष है उनको एक अलग से एप्लीकेशन दिया है, और उनमें कहा है कि ये पांचों में जो है एक व्यक्ति लीड कर रहे हैं जो पशुपति पारस हैं, इसे जो है संसदीय दल का नेता बना दिया जाए, यानी लोजपा का इसे नेता बना दिया जाए, क्योंकि ये पांचों का समर्थन इसे है। एक तरह से पार्टी टूटने की कगार पे हैं, और 6 सांसद में 5 सांसद एक अलग पार्टी की स्थापना कर सकते हैं, या लोजपा की जो मूल पार्टी है उसी पे अधिकार कर सकता है। क्या हमारे पास इस तरह का कोई प्रोविज़न है? देखो इसीलिए हमारे पास दल बदल कानून है। मैं समझाऊंगा कि दल बदल कानून क्यों यहाँ पे किस तरह से लागू हो रहा है। देखो दल बदल कानून के लिए जो है राजीव गांधी की सरकार थी उस समय में 1985 में 52वां संविधान संशोधन आया था, जिसे 10वीं अनुसूची बनाया गया था। संविधान में उससे पहले 9 अनुसूची थे, मूल संविधान में 8 अनुसूची थे। पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है, और 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ और लालच के पद में दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना, ताकि संसद की अस्थिरता बनी रहे, ये उद्देश्य था। और विधायकों और सांसदों की जोड़ तोड़ से सरकार बनने और गिरने लगी। 1960 और 70 के दशक में आया राम गया राम अवधारणा प्रचलित थी। काफ़ी फेमस अवधारणा था आया राम गया राम। और इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। हरियाणा के एक MLA एक दिन में 3 पार्टी चेंज किया था, इसलिए उसे कहा जाता था आया राम गया राम, मतलब आप आइएगा जाइएगा, कोई भरोसा नहीं है। इसी कारण राजीव गांधी सरकार में जो है दल बदल कानून लाया गया था। अब देखो दल बदल में किस आधार पे अयोग्य घोषित किया जा सकता है? एक व्यक्ति को, एक विधायक को या एक सांसद को किस आधार पे अयोग्य घोषित किया जा सकता है? यदि निर्वाचित सदस्य, यानी कोई निर्वाचित MLA हो या MP हो, स्वेच्छा से किसी राजनीतिक पार्टी में के लिए सदस्यता छोड़ देता है, तो उसे संसद की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा, या उनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है, संसद के सदस्य वो नहीं रहेंगे। यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति निर्दलीय है, और निर्दलीय के रूप में उन्होंने मान लेते हैं कि विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधानसभा जीत गया, और उसके बाद वो किसी पार्टी में चला जाता है, तो उससे भी जो है अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत अगर वोट डाला जाता है, पार्टी का जो स्टैंड है, पार्टी जिस पे कहा कि वोट डालने के लिए उसके विपरीत अगर वोट डाला जाता है, तो उसे भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि कोई स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है तो भी उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
और 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में अगर शामिल होता है 6 महीने की समाप्ति के बाद, तो भी उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अब देखो दल बदल कानून के अपवाद कहाँ हैं और पेच कहाँ है, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको यही समझना होगा। पहला अपवाद है स्पीकर को लेकर के। स्पीकर का अगर चुनाव होगा और स्पीकर अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देगा तो उस पर जो है दल बदल कानून नहीं लागू होगा। कोई भी स्पीकर बने, मान लेते हैं कि ओम बिरला जी स्पीकर बने, बीजेपी के थे, उन्होंने इस्तीफा अगर बीजेपी से दे दिया तो उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा क्योंकि वो स्पीकर बन चुके थे। अब यदि किसी पार्टी का 2/3 विधायक या 2/3 सांसद अलग हो जाता है उस पार्टी से, तो वैसे कंडीशन में उस पर दल बदल कानून नहीं लगेगा। यानी लोजपा के मान लेते हैं कि 6 में से 5 सांसद अगर अलग हो जाते हैं, क्योंकि 6 सांसद अगर टोटल लोजपा में है, इसका 2/3 होता है 4 सांसद, तो 4 या अधिक सांसद अगर अलग हो जाते हैं, अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं, किसी अन्य पार्टी में जाकर के मिल जाते हैं, तो उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। इसलिए दल बदल कानून के बारे में कहा जाता है कि दल बदल कानून सिंगल, मतलब एक व्यक्ति को जो है अयोग्य करार देता है, लेकिन समूह को अयोग्य करार नहीं देता है। यह हमेशा दल बदल की आलोचना किया जाता है कि दल बदल कानून कोई समूह को, दल बदल कानून किसी समूह को अयोग्य करार नहीं देता है, सिंगल व्यक्ति को, सिंगल सांसद को, सिंगल विधायक वर्ग को अयोग्य करार दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि देखो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर इस चीज़ की आपको समझ में आ गई, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई, तो ये न्यूज़ आपको पक्का समझ में आ जाएगा। बाकी फर्स्ट पेज पे कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप देखना चाहोगे, ताजमहल समेत ASI के सभी स्मारक कल से खुलेंगे। तो ASI क्या है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट देश की संस्थान है। तो इसके बारे में बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होना चाहिए, जैसे कि ASI जो है यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय स्मारक को, प्राचीन स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को रखरखाव करना है, यानी देश में जितने भी स्मारक हैं उसका देखभाल करना है, उसके लिए कानून बनाना है, उसको रेगुलेट करना है। ये बेसिकली काम है ASI का। इसके अतिरिक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार यह देश के सभी पुरातत्वीय स्थलों को विनियमित करता है, यानी रेगुलेट करने का काम करता है। यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी रेगुलेट करता है। अब देखो, इसकी स्थापना हुआ था 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। काफ़ी फेमस नाम है, आपने ज़रूर सुना होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम, और वो इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे। वी विद्यापति अभी इसकी वर्तमान के डायरेक्टर जनरल है और उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो प्राप्त जानकारी आपको होना चाहिए। और देखो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, रिसेंटली लगातार ASI चर्चा में था। आपने देखा होगा कि अयोध्या वर्डिक्ट जो दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अयोध्या का जो निर्णय दिया गया था, उस निर्णय में ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आधार बनाते हुए वो निर्णय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो अयोध्या वर्डिक्ट दिया था, अयोध्या पर निर्णय दिया था, उसने बेसिकली आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के आधार पर निर्णय दिया था। अयोध्या विवाद को लेकर के स्पेशल वीडियो मैंने बनाया था, आप देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर जाकर के देखना। और देखो ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है, एक तो जितना वैरायटी का नाम दिया गया, अब क्या किया गया, जैसे हम लोग बोलते थे वुहान वायरस बोलते थे, कभी बोलते थे ब्रिटेन वेरिएंट बोलते थे या अनवेरिएंट बोलते थे, तो अब क्या किया है WHO ने कि ना तो इसे चाइनीज़ वायरस कहा जाएगा, ना इसे अमेरिकन वायरस कहा जाएगा या ब्रिटेन वायरस कहा जाएगा। हर एक क्षेत्र के आधार पे वायरस का नामकरण कर दिया, जैसे डेल्टा वेरिएंट हो गया या अन वेरिएंट हो गया, क्षेत्र के आधार पे ये नामकरण कर लिया। तो आप जाकर के चेक कर लेना भारत के वेरिएंट का नाम क्या है, अमेरिका के वेरिएंट का नाम क्या है और यूरोप के वेरिएंट का नाम क्या है। तो क्षेत्र के आधार पे कोरोना का नामकरण कर दिया गया WHO द्वारा। पेज नंबर 2 पे राष्ट्रीय राजधानी होता, नॉर्मली इस पे न्यूज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे चर्चा है 1 नेशन 1 राशन कार्ड। अब ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में रहा था, ये प्लान एक देश एक राशन कार्ड, इसके बारे में ज़रूर जाकर के पढ़ लेना आप लोग। 1 नेशन 1 राशन कार्ड आखिर योजना क्या है,
कब से उसको पूर्णतः इम्प्लीमेंट किया गया पूर्ण रूप से, उसका क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है और क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है, उसके सामने में क्या क्या चुनौती है, ये सारी की सारी चीज़ें मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे चूंकि दिया हुआ है विश्व हवा दिवस 15 जून को मनाया जाता है, विश्व हवा दिवस, और यहाँ पे कुछ आर्टिकल दिया हुआ है तो निश्चित तौर पे इसको देख लें। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये एक QI इंडेक्स का दिख रहा है। अभी तो बहुत दिल्ली साफ़ होगी चूँकि अभी बारिश के समय में है, लेकिन दिल्ली की गंदगी अगर आपको देखना है तो जाकर के आप दिवाली के समय में देखना। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 क्रॉस होता है, 2000 क्रॉस होता है, 3000 क्रॉस भी होता है। तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब कंडीशन में होता है आपको दिवाली के समय में। देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक बच्चे से पूछा गया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का कौन कौन सा कंपोनेंट है, तो याद रख लेना एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो 8 कंपोनेंट है उसका बारे में आपको पता होना चाहिए। PM10 है, PM2.5 है, अमोनिया है, लेड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, लेकिन इसमें कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता है। यूपीएससी ने इसी पे क्वेश्चन पूछा था, राइट। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो है 5 जोन होता है, 5 जोन में उसको डिवाइड किया गया है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कई बार हमने डिस्कस किया है। अब देखो G7 देशों की मुहिम से दूर होगी कच्चे माल की कमी। तो यहाँ पे 2-3 बातें आपको इम्पोर्टेंट जो याद आपको रखना चाहिए, चूँकि अभी 2 समिट चल रहा है विश्व में, एक तो नाटो का समिट चल रहा है और इधर G7 का समिट समाप्त हुआ। दोनों का इतिहास क्या है, नाटो का आखिर इतिहास क्या है, नाटो की स्थापना कब हुई थी, नाटो का बेसिक उद्देश्य क्या था, और नाटो वर्तमान में किस रूप में काम कर रहा है। इसी तरह से G7 का उद्देश्य क्या है, G7 की स्थापना कब हुई थी, G7 वर्तमान में किस उद्देश्य से काम कर रहा था। दूसरा पर्सपेक्टिव आपको भारत के बारे में होना चाहिए, चूँकि G7 में भारत को भी इनवाइट किया गया था। भारत ने एक विश्व एक स्वास्थ्य की बात कही थी और भारत ने कहा था विश्व में जितने भी देश हैं हर जगह हर एक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लगना चाहिए। साथ ही साथ चीन को काउंटर करने के लिए ये संगठन क्या कर रहे हैं, जैसा कि हमें पता है, हमें मालूम है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI परियोजना जो चीन की परियोजना है उसको काउंटर करने के लिए ये देश एक अलग से परियोजना लेकर आई है। तो ये सारा का सारा काम हो रहा है जिसके बारे में आपको जरूर जानकारी होना चाहिए। देखो G7 में जो देश हैं, सबसे पहले तो देश का नाम देखें, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 7 देश जो है G7 का पार्ट है। एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी मतलब होता है कि जब सरकार और सरकार मिलकर किसी संगठन का पार्ट होता है तो उसे कहा जाता है अंतर सरकारी संगठन है। 1975 में जो है एक अनौपचारिक संगठन के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। 1976 में कनाडा और यूरोपीय संघ 1977 में समूह से भाग ले रहे हैं। 1998 में देखो 1975 के समय में जो है ये संगठन की स्थापना हुई थी और उसका बेसिक रीजन उस समय में जो था, उस समय में बेसिक रीजन था ग्लोबल क्राइसिस ऑन एनर्जी को लेकर के ग्लोबल क्राइसिस का दौर था वो, और उसी समय में उससे बचने के लिए बेसिकली मतलब एनर्जी क्राइसिस से बचने के लिए ये देश आपस में मिलकर के काम करना शुरू किए थे। वर्ष 1998 में रूस जो है इस समूह का पार्ट हुआ था। रूस इस समूह का पार्ट हुआ था तो G7 की जगह G8 हो गया, क्योंकि रूस इस समूह का पार्ट हो गया। 2014 में रूस ने क्रीमिया को एनेक्स किया था, क्रीमिया को हड़प लिया था। और क्रीमिया किसका पार्ट था? रूस के बगल में एक देश है यूक्रेन, यूक्रेन का पार्ट था क्रीमिया। क्रीमिया का एनेक्स कर लिया रूस ने और इसके कारण G7 कंट्री से उसको हटा दिया गया और G7 देशों ने नाराजगी जाहिर करते हुए रूस को कहा कि आप इस संगठन का पार्ट नहीं रहेंगे। तो उसके बाद फिर ये G7 बन गया। चलो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो G7 के बारे में आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ जो वर्तमान की चीज चर्चा है कि भारत ने यहाँ पे अपना क्या पक्ष रखा है, चीन को लेकर के ये लोग क्या नई पॉलिसी लेके आए हैं, और कोरोना महामारी से निपटने के लिए ये देश क्या कर रहे हैं, ये तीनों चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये तीनों चीज़ों के बारे में आपको जरूर सर्च करके लिख लेना अपने कॉपी में आप लोग।
देखो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपको लगे तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना दूंगा 2030 तक। इसी तरह से अगर इस पेज पे देखोगे न्यूज़, तो इसके बाद जो है एक अन्य न्यूज़ जो इम्पॉर्टेंट आपके लिए वो यह है, 2030 तक 2.6 करोड़ एकड़ बंजर जमीन का पुनरुद्धार मोदी। यूएनसीसीडी की एक मीटिंग के तहत उसी की मीटिंग हो रही थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऐसा कहा। तो सबसे पहले तो आपको इन्वायरमेंट का जो कुछ पोर्शन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, वहाँ पे 5 समझौता है बेसिकली, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले चलते हैं 1972। 1972 में यूनाइटेड नेशन की एक मीटिंग हुई थी स्टॉकहोम में, जिसे स्टॉकहोम कन्वेंशन या स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में, सम्मेलन के रूप में भी हम जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना और पर्यावरण आंदोलन के प्रारंभिक सम्मेलन के रूप में 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, और इस पर्यावरण सम्मेलन में 119 देशों में भाग लिया था, और एक ही धरती के सिद्धांत को समान रूप से स्वीकार किया गया था। यानी सभी देश ने कहा कि एक धरती है। और उसके बाद 1972 के स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद यूनाइटेड नेशन की एक अलग सेपरेट बॉडी बनी पर्यावरण को लेकर के, जिसे यूनेप कहते हैं, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के रूप में जो है 1972 में ही ये बॉडी की स्थापना हुआ, जो स्पेशली पर्यावरण के लिए ये बॉडी बनी हुई है। और एकमात्र ऐसा बॉडी है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र ऐसा अंग है जिसका कार्यालय अफ्रीका के देश में है, केन्या के नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। इसी यूनेप की मीटिंग 1992 में हुआ था रियो में, जिसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, ब्राज़ील के रियो में हुआ था। और रियो सम्मेलन में बेसिकली ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों पे चर्चा हुई थी। अब देखो इसमें 5 में 3 कन्वेंशन है। पहला जो कन्वेंशन है UNFCCC, आपने खूब नाम सुना होगा, UNFCCC। ये बेसिकली जो सम्मेलन है, ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने के लिए ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इसी सम्मेलन के तहत पेरिस क्लाइमेट चेंज हुआ था COP21 में। दूसरा जो है UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को रोकने के लिए, जैव विविधता जो का नाश हो रहा है उसके बचाव के लिए ये कन्वेंशन साइन किया गया था। इसकी मीटिंग भी प्रत्येक 2 वर्ष पे होती है। और तीसरा है UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जो सम्मेलन होता है ये है UNCCD। अब इसी के एक मीटिंग के तहत प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे बात कर रहे थे। तो पहला तो ये याद रख लेना। अब देखो एजेंडा 21 के तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाया गया था। और इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था। पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाया गया, जिसका टारगेट हमें 2030 तक फुलफिल करना है, जिसमें गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, भुखमरी हटाओ, कई सारी चीज़ें हैं। और तीसरा 5वां है फॉरेस्ट प्रिंसिपल, जिसमें RED, रेड और रेड प्लस का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, जिसके तहत पेड़ लगाओ वगैरह आदि चीज़ों की चर्चा है। तो ये तो पृथ्वी कन्वेंशन में जो किया गया था बेसिकली, उसी के तहत वर्तमान में हम सारी चीज़ों को कर रहे हैं। अब देखो UNCCD की एक मीटिंग के तहत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है कि 2030 तक 2.6 करोड़ एकड़ बंजर जमीन का पुनरुद्धार किया जाएगा। यानी हम डिजर्टिफिकेशन, हम जो है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, उसके लिए सरकार काम कर रही है। जब किसी न्यूज़ के बैकग्राउंड की चीज़ें आपको स्पष्ट होगी तो न्यूज़ पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। अब देखो यहाँ पे जो है आरक्षण, OBC आरक्षण के उपवर्गीकरण पे लगेगा वक्त। एक समिति बनी थी, सरकार ने एक समिति बनाया था, जिसे OBC में कुछ कास्ट हैं, यादव कम्युनिटी है मान लेते हैं, इसी तरह से कुर्मी कम्युनिटी है या अन और कम्युनिटी है। OBC में बहुत सारी कैटेगरी हैं, उसमें कुछ ही कैटेगरी को सबसे अधिक फ़ायदा हुआ और बहुत सारी जो कैटेगरी हैं उसको फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसको लेकर के केंद्र सरकार प्रतिबद्ध थी। इसको लेकर के बिहार में मैं आपको बताता हूँ, बिहार में क्या हुआ कि OBC में ही एक सब कैटेगरी बना दिया गया है, EBC, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट।
यानी वो एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट के तहत वो कास्ट शामिल है, ओबीसी कैटेगरी का है वो कास्ट शामिल है जिसको अपेक्षित लाभ नहीं मिला, यानी उसका एक अलग कैटेगरी बना करके उसको लाभ दिया जाए। और इसी तरह के कुछ दृष्टिकोण रखी थी रोहिणी कमीशन, केंद्र सरकार थी, और केंद्र सरकार ने एक कमीशन बनाया था जिसे कहा गया रोहिणी कमीशन, रोहिणी आयोग। रोहिणी आयोग वर्तमान में डिस्कस कर रही है, वर्तमान में चर्चा कर रही है, वर्तमान में अनुसंधान कर रही है कि इसका क्या समाधान हो सकता है, क्योंकि ओबीसी के तहत 1000 से भी अधिक जातियां हैं जिसमें कुछ ही जाति को फायदा हुआ, अन्य जाति को किस तरह से फायदा हो इसको लेकर के आयोग काम कर रही है। अब देखो यहाँ पे एक डाटा है, भारत ने 200 सालों में केवल 3% किया कार्बन उत्सर्जन। बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मेंस वगैरह लिखने में ये चीज़ें काम हो सकता है, इसको एक बार जरूर देख लें। अब देखो गृह मंत्रालय ने नागरिकता संबंधित अधिसूचना का सीए से संबंध नहीं। हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके कुछ लोगों को नागरिकता देने का बात किया था, उसका सीए से कोई मतलब नहीं। देखो सीए को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है। देश भर में जब सीए एनआरसी को लेकर के आंदोलन चल रहा था तब सुप्रीम कोर्ट ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सीए और एनआरसी के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, पक्ष में आंदोलन कर रहे हैं या विपक्ष में आंदोलन कर रहे हैं, 90% लोगों को पता ही नहीं है कि सीए और एनआरसी का एग्जैक्ट प्रोविज़न क्या है। मेरा भी स्पष्ट मानना है कि आपको निश्चित तौर पे जानकारी होना चाहिए कि आखिर सीए क्या है, एनआरसी क्या है। कई सारे लोगों को लगता है कि सीए का मतलब है कि आज कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से आ जाए, हिंदू कम्युनिटी का मान लेते हैं या सिख कम्युनिटी का, तो उसे नागरिकता दिया जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो हमारे देश में जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसका बेसिक प्रोविज़न ये है, और सीए में क्या है मैं जस्ट आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। उसके बाद अगर होगा तो कभी इस पर अलग से डिस्कस कर दूंगा या एक अलग से वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। किसी भी विश्व के किसी भी देश के कोई भी नागरिक भारत की नागरिकता ले सकते हैं। विश्व के किसी भी देश के किसी भी जाति समुदाय पे प्रतिबंध नहीं लगाया गया, वो व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकते हैं। एक ही अंतर है कि उसे 11+1 के कॉन्सेप्ट पे काम किया गया, यानी 11+1 का कॉन्सेप्ट उसके लिए है 11 साल वो भारत में रह चुके हैं पहले और पिछले 1 वर्ष से भारत में लगातार रह रहे हैं, और वो व्यक्ति भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है, उसे नागरिकता मिल जाएगी। किसी भी देश का, कोई भी धर्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यानी एक व्यक्ति लगातार 12 वर्ष तक भारत में रहा हो, उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे पाकिस्तान के एक मुस्लिम सिंगर हैं, देखो नाम मैं बोल रहा हूँ, अदनाम सामी, हाँ राइट। पाकिस्तान के एक मुस्लिम सिंगर अदनाम सामी को भारत की नागरिकता दिया गया क्योंकि वो 12 वर्ष से अधिक भारत में रह चुके थे। सीए में बेसिकली क्या प्रोविज़न किया गया, सीए में ये प्रोविज़न किया गया कि 11+1 की जगह सीए में कर दिया गया 5+1। यानी एक व्यक्ति पिछले 6 वर्ष से भारत में लगातार रह रहा है, 5 वर्ष पहले रह चुका है, 1 वर्ष से लगातार रह रहा है, यानी 6 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा है, 6 वर्ष भारत में रह चुका है, उस व्यक्ति को नागरिकता दिया जा सकता है सीएए के तहत। और इसके लिए जाति आधारित व्यवस्था कर दिया क्योंकि पाकिस्तान में माइनॉरिटी कम्युनिटी पे जुल्म होता है, तो इसलिए यहाँ पे धर्म के आधार पर प्रोविज़न किया गया है। हिंदू धर्म के लिए, जैन के लिए, सिख के लिए, बौद्ध के लिए, ईसाई वगैरह के लिए, पारसी के लिए, ये 6 धर्म के आधार पे जो है एक व्यक्ति 6 धर्म के ये व्यक्ति हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ये अगर 6 वर्ष से लगातार भारत में रह रहे हैं तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यानी अन्य के लिए ये नियम है कि 11+1 और इनके लिए नियम है 5+1, यानी 5 वर्ष पहले रह चुके हैं ये और पिछले 1 वर्ष से लगातार रह रहे हैं, उसे नागरिकता दिया जाएगा। यानी आज कोई व्यक्ति, मान लेते हैं बांग्लादेश से कोई एक मुस्लिम व्यक्ति भारत अगर रहना शुरू करेगा, या बांग्लादेश से एक कोई व्यक्ति हिंदू आएगा जो भारत में रहने के लिए, क्या उसे इमीडिएटली नागरिकता मिलेगी? बिल्कुल नहीं। उसे 11+1 के कॉन्सेप्ट पे चलना होगा, यानी 12 वर्ष भारत में रह जाएंगे तब वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफ्रेंशिएशन है जो आपको समझना चाहिए। बाकी सीए का क्या प्रॉफिट है, क्या उसका नेगेटिव है, सब एक अलग से वीडियो ला करके मैं डिस्कस कर दूंगा।
देखो ये राजनीति का पेज होता है, इस पेज को आप स्किप कर सकते हैं। इसी तरह से ये कोरोना का पेज होता है, इस पेज को भी आप स्किप कर सकते हैं। राष्ट्रीय फलक का पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देश में अभी मानसून चल रहा है, मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है आपके ज्योग्राफी की बुक में दिया हुआ है। मानसून से आर्थिक रूप से भारत को कैसे लाभ होता है, किस तरह से भारत के किसानों को लाभ होता है, खास करके कृषि सेक्टर को, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। आपको मिल जाएगा, आपके ज्योग्राफी के बुक में मिल जाएगा, स्टैटिक बुक में मिल जाएगा, निश्चित तौर पे पढ़ लेना। एक बार इसको देख सकते हैं हम। 43% उपभोक्ताओं ने 12 महीने में नहीं खरीदा एक भी चीनी उत्पाद। काफ़ी अच्छा संकेत है। हम चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। WTO के समझौता के तहत हम बाध्य हैं कि चीनी सामान को जो है हम प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एज ए उपभोक्ता उसको बहिष्कार जरूर कर सकते हैं। भारत सरकार उसको प्रतिबंधित नहीं कर सकती है, क्योंकि हम WTO में जो है बंधे हुए हैं, लेकिन आम उपभोक्ता उसको मना कर सकता है। दूसरी लहर के बावजूद खजाने पे नहीं पड़ेगा असर, इसको भी एक बार देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखो, दूसरा लहर हुआ कोरोना का, हमारे देश का फॉरेक्स रिजर्व अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। $605 बिलियन को भी क्रॉस कर गया है। कंबाइंड रूप से अभी रशिया के साथ हम पायदान पे हैं, 5वें या 6ठे पायदान पे आई गेस हम लोग हैं। लागत घटाने व उपभोक्ता उत्पादन बढ़ाने को कृषि यंत्रीकरण पे जोर। हमारे देश में कृषि की सबसे बड़ी समस्या क्या है और अमेरिका में कृषि की क्या बेनिफिट है, दोनों एक ही चीज़ है। हमारे देश में कृषि की सबसे बड़ी समस्या है कि छोटी जोत, खेतों का आकार काफ़ी छोटा है। तो खेतों का आकार छोटा है, तो इसको बड़ा करने के लिए जो सहकारी कृषि को भारत में बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी जो बहुत सारे किसान का यहाँ पे ज़मीन है, सब मिलकर के काम करेंगे, सब मिलकर के खेती करेंगे, ताकि मशीनीकरण पे बढ़ावा दिया जाए। तो ये जो द्वितीय औद्योगिक क्रांति होने वाली है, उसमें मशीनीकरण पे जोर दिया जा रहा है काफ़ी। इसको जरूर एक बार देखें, और ख़ास करके एक आपके पास नोट होना चाहिए कि कृषि की क्या समस्या है और उसका क्या क्या समाधान है। अब देखो यहाँ पे जो न्यूज़ है, यहाँ पे वेंचर कैपिटल निवेश हुआ आधा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वेंचर कैपिटल क्या है। बेसिक एक टर्म है वेंचर कैपिटल, जरूर इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं, अभी भरोसे के काबिल नहीं चीन। फिर ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक अर्थशास्त्री लिखे हैं जिससे आपको पढ़ना चाहिए। नोट छाप के आर्थिक विकास के दुष्परिणाम। वर्तमान में हमारे देश में समस्या चल रही है। हमारे देश में RBI जितना चाहे उतना नोट छाप सकती है। क्या हम नोट छाप करके लोगों के पास पैसा पहुंचा करके हम अपनी देश की समस्या का निदान कर सकते हैं? ऐसा आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा, और ऐसा हम किए हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा हमने नहीं किया, ऐसा हमने खूब किया। और इसी कारण 1990 के आर्थिक क्राइसिस जो है से हम गुजरे थे। 1990 का जो आर्थिक क्राइसिस आया था, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न यही था कि जो राजनीतिक पार्टियां होती थी वो सत्ता में आने के लिए अपने जनता से वादे करती थी, और एक बार सत्ता में आने के बाद अधिक से अधिक नोट छाप करके जनता के वादों को पूरा करना चाहती थी, और यही कारण कि महंगाई काफ़ी बढ़ गया था। तो इसको निश्चित तौर पर एक बार जरूर पढ़ लें। देखो ये जो है वैधता की राह पे क्रिप्टो करेंसी जिस टेक्नोलॉजी पे आधारित है वो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का पार्ट है, चौथी औद्योगिक क्रांति का एक पार्ट है। तो निश्चित तौर पर इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी जानकारी होना चाहिए और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का जो भी पार्ट है उसके बारे में आप जरूर पढ़ें, क्योंकि प्रत्येक वर्ष एग्जाम में आता है। एक तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसका पार्ट है, दूसरा पार्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका एक पार्ट है, क्लाउड कंप्यूटिंग इसका एक पार्ट है, क्वांटम कंप्यूटिंग कह सकते हैं इसका पार्ट है, रोबोटिक्स इसका पार्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका पार्ट है। ये सारे पार्ट हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 के। और प्रत्येक वर्ष UPSC में ऐसे विशेष हो रहे हैं, प्रत्येक वर्ष इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
अब देखो, इजराइल के नए प्रधानमंत्री बोले भारत के साथ उन्नत राजनीतिक रिश्ता। इजराइल में प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गई है। इजराइल को जो हाल फिलहाल में संबंध फिलिस्तीन और इजराइल का जो टॉपिक चर्चा में था, काफ़ी इशू चर्चा में था, इजराइल फिलिस्तीन इशू काफ़ी इंपॉर्टेंट था, निश्चित तौर पर इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और स्पेशल वीडियो मैं उस पर नहीं बना सका, लेकिन आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो दृष्टि के फाउंडर विकास द्विवेदी सर ने एक वीडियो बनाया है, लगभग 4 घंटे का वीडियो है। तो निश्चित तौर पे जाकर के वो वीडियो देखें, आपको समझ में आएगा कि इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद आखिर है क्या। अब देखो, हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं, सॉरी विदेश मंत्री हैं, वो विजिट कर रहे हैं केन्या। तो इसको बारे में भी एक बार जानकारी आपको होना चाहिए। और इस मीटिंग में अगर मान लो कोई ड्रास्टिक चेंज है वहाँ, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत व जापान की नौसेना ने हिंद महासागर पे किया संयुक्त अभ्यास। देखो, जापान के साथ प्रॉब्लम क्या रही है, भारत के जितना जीडीपी है उसका 3 गुना अधिक जापान का है। जापान हमसे कहीं ज़्यादा जीडीपी में है, लगभग 4 गुना के आसपास हमारी जीडीपी का है चीन का जीडीपी, और अमेरिका लगभग 7-8 गुना के आसपास है भारत की जीडीपी का। जापान एक आर्थिक महाशक्ति बना, लेकिन जापान ने कभी भी सैनिक महाशक्ति नहीं बना। भारत आर्थिक महाशक्ति नहीं है जापान के कंपेयर में, लेकिन भारत एक सैन्य महाशक्ति है। चीन आर्थिक महाशक्ति भी है और सैन्य महाशक्ति भी है। रशिया सैन्य महाशक्ति है लेकिन आर्थिक महाशक्ति नहीं है। जापान आर्थिक महाशक्ति है लेकिन सैन्य महाशक्ति नहीं है। तो ये प्रॉब्लम रहा है। हमें अपने देश को आर्थिक महाशक्ति और सैन्य महाशक्ति दोनों बनाना चाहिए। जापान ने सैनिक महाशक्ति नहीं बनाया, क्योंकि जापान प्रत्येक वर्ष अपनी सिक्योरिटी के लिए जापान अमेरिका पे डिपेंड है, और प्रत्येक वर्ष लगभग $8 बिलियन जापान अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका को देता है। इसका फ़ायदा भारत उठा सकता है। भारत क्यों उठा सकता है? जापान बूढ़ा हो रहा है, जापान के पास सैनिक वगैरह नहीं है, भारत अपने सैनिक को डिप्लॉय कर सकता है, और भारत प्रत्येक वर्ष जापान से पैसा ले सकता है। तो एक तरह से जापान को सिक्योरिटी भी हम दे सकते हैं, और उसके बदले जापान हमें मदद भी कर सकता है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जापान के साथ कायम कर सकता है। मसलन एक बार देख लेना इस न्यूज़ को, होगा तो इस टॉपिक पे फिर मैं कभी चर्चा कर दूंगा। अब देखो, यहाँ पे नाटो ने चीन को बताया गंभीर चुनौती में। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पेज पे बताया था कि नाटो के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ओके, इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोशिश किया मैंने इस वीडियो के माध्यम से कि आपको ये पता चले कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आखिर किस तरह से पढ़ते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।